एक विपक्ष और एक विपक्षी पार्टी का काम होता है कि देश में सत्तारूढ़ जो पार्टी काम कर रही है कदम कदम पर उसके गलत कामों के खिलाफ खड़े हो जाएं ताकि देश आगे बढ़ सके। पर क्या हो अगर विपक्षी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार को बहिष्कार करते करते ऐसे काम करने लगे जो देश के खिलाफ हो जाए? क्या हो जब भारत जैसे देश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके कहे जाने वाले अनौपचारिक नेता राहुल गांधी ये फर्क भूल जाएं कि जो हम राजनीति के नाम पे कर रहे हैं उससे नुकसान सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का नहीं बल्कि देश का होगा। आज हम बात करने वाले हैं कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस ने कभी कभी अपनी अतार्किक बातों से भारत के लिए नकारात्मक रूप में काम किया है। सबसे पहले राहुल गांधी अभी अमेरिका में जाकर यह बयान देते हैं कि सिख को भारत में पगड़ी पहनने दिया जाएगा या नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के एक बयान सुनकर खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने भी कहा कि इसलिए हम चाहते हैं कि भारत से अलग होकर पंजाब का खालिस्तान बनाया जाए, जबकि ये सब सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है कि भारत में ऐसा कुछ है ही नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों गुरुद्वारे जाते हैं। यहाँ तक कि भारत के पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक सिख थे। भारत में सिखों और उनके गुरुओं के लिए बहुत अपनापन और सम्मान भी है। राहुल गांधी ने ये और ऐसे कई बयान भारत के बाहर दिए हैं जिससे भारत की छवि को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। वो बयान देते देते ये भूल जाते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि ऐसी बात कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ है। अमेरिका जाने पर ही राहुल गांधी अमेरिका के अधिकारों से मिले, जहां पर इल्हान उमर भी थी जिन्होंने भारत के खिलाफ कई एंटी इंडियन बयान दिए थे और कश्मीर और पीओके के मामले में भारत को क्रिटिसाइज किया था और पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इसके अलावा वो 370 आर्टिकल जो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 दिसंबर 2023 को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया और ये बयान दिया कि 370 आर्टिकल के हटने से भारत की एकता को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद भी भारतीय सरकार के इस फैसले से कांग्रेस और राहुल गांधी सहमत नहीं थे। 370 आर्टिकल हटने पर राहुल गांधी का ट्वीट आया कि यह संविधान का उल्लंघन है और कांग्रेस के एक सांसद ने यह तक ट्वीट किया कि ये संविधान का मर्डर है। हम इस बात को मानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में अब तक बहुत विकास बाकी है, पर 370 आर्टिकल हटने के बाद इन 5 सालों में जो आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में कम हुई हैं और जो शांति का माहौल हमें कश्मीर में अब देखने को मिलता है वो आजादी के बाद से हमने देखा ही नहीं था। जहां कश्मीर को पहले आतंकवादियों का अड्डा कहा जाता था, आज हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसी कश्मीर के लाल चौक पर अपना भारतीय ध्वज तिरंगा फहराकर कश्मीर के लोगों के साथ अपने देश के कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आतंकवाद का खत्म होना सही नहीं है? 370 आर्टिकल के हटने से अब कश्मीर में जो विशेष दर्जा दिया गया था उसे हटाकर अब वो भी भारत के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है, जिससे कश्मीर भी पूरी तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा कहा जाएगा। भारत में शांति बनाए रखने और आतंकवादी गतिविधियों को खत्म कर देने के लिए जो निर्णय जरूरी था उसके भी पक्ष या समर्थन में राहुल गांधी का कोई बयान आज तक नहीं आया। इसके अलावा राहुल गांधी का ध्यान जाति जनगणना के विषय पर ही रहता है। वो चाहते हैं कि भारत में ऐसी जनगणना हो जिससे पता चले कि भारत में विभिन्न जातियों के कितने लोग हैं। ये सब करने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि जो जातियां और समुदाय के लोग ज्यादा हैं उन्हें ज्यादा आरक्षण और सुविधाएं मिले। लेकिन 2013 में ऐसी ही जाति जनगणना कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में हुई थी और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी उन्होंने उस जाति डेटा को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि कुछ सूत्रों के अनुसार लिंगायत और वोकलिंगा जातियां जो वहां कांग्रेस का शक्तिशाली वोट बैंक है उनके लोग पहले से कम हो गए और अगर ये कर्नाटक में पता चलता है तो वहां पर कांग्रेस अपना समर्थन खो सकती है। तो भारत के जाति जनगणना के नतीजे भी अगर ऐसे ही जो राहुल गांधी के पक्ष में ना हुए तो क्या वो खुद इसका बहिष्कार करेंगे? और अगर जाति जनगणना इतनी जरूरी है तो कर्नाटक में वह अभी तक क्यों नहीं की गई? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जाति जनगणना भारत के लिए इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे भारत के लोग जातियों में बंटकर रह जाएंगे, जिससे भारत अपनी एकता खो देगा। आज तक जातियों के नाम पर सामान्य ओबीसी और एसटी एससी लड़ते आए हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी वो भी इससे हल नहीं हो सकते, क्योंकि कितने भी लोगों को आरक्षण दे दिया जाए उससे नौकरियां अपने आप नहीं बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए भारत में पिछले 8 सालों से 22 करोड़ बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, पर नौकरी सिर्फ 7.2 लाख बच्चों को मिल पाई। तो आरक्षण और जाति जनगणना सिर्फ इन 7 लाख बच्चों के ही काम आ सकता है, पर बाकी के 21 करोड़ 93 लाख बच्चे जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, उनकी बेरोजगारी की समस्या कैसे हल होगी? तो कांग्रेस और राहुल गांधी को जाति जनगणना जैसे गैर महत्वपूर्ण विषय को छोड़कर भारतीय सरकार के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए कि सरकारी नौकरियों के अलावा और कहां से नौकरियां लाई जाएं, पर नहीं, वो जाति के नाम पर युवाओं को बांटकर एक ऐसी मुफ्त टॉफी दिखा रहे हैं जिससे लोग
ब्रेन वॉश होकर उन्हें वोट दें। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणेश पूजा के लिए मुख्य न्यायाधीश के घर थे, तब कांग्रेस सदस्यों ने इसे लोकतंत्र का खतरा बताया था। पर जब 2008 में मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी रखकर मुख्य न्यायाधीश को बुलाया, तब लोकतंत्र को कोई खतरा क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी ऐसे तो कई बार बीजेपी के खिलाफ बातें बोलते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप चुनाव केरल से क्यों लड़ते हैं, जहां आपके सामने कोई बीजेपी नेता नहीं है, वह इंसान जो खुद बीजेपी के खिलाफ है, तो वह इस सवाल को हमेशा टाल देते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि उन्हें एक आसान सीट चाहिए, न कि वास्तव में बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ होना। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि हम नरेंद्र मोदी या किसी और नेता को समर्थन दे रहे हैं, बल्कि किस तरह राहुल गांधी और विपक्षी पार्टी बीजेपी की कमी निकालते निकालते नकारात्मक रूप से कभी कभी भारत के खिलाफ हो जाते हैं। हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि एक विपक्षी पार्टी देश की वृद्धि में काम करे और काम कर रही सरकार के गलत कामों पर बोले, पर ऐसे ना काम करे या उन फैसलों के खिलाफ ना बोल जाए जो देश के लिए सही है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप इस संदेश को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी शैक्षिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।